बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान पर गुजरी रात जो थी वो क़यामत की रात थी और इसके पीछे क्या था और क्या क्या पुरलुत्फ़ वाक़यात इस दौरान हुए वो बताने हैं। इसके अलावा परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक सच्ची निकली, उसने बंच भी बनवा लिया, तबादला भी रुकवा दिया। और इस मामले में लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कद बढ़ गया, वो सुरखरू हुए और उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ, जबकि जो लोग उनको बेइज्जत करने के लिए सर से लेकर पाँव तक का जोर लगा रहे थे उनके हाथ कुछ नहीं आया। इसके अलावा जो दूसरी सियासी डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में कुछ जिक्र करना है, लेकिन चलिए शुरू करते हैं इस मामले से। रात निसफ शब के बाद लाहौर पुलिस का एक काफ़िला जो फ्लैग मार्च होता है उस पर निकला, लेकिन किसी ने शरारत की या किसी ने कोई चेक करना था या क्या रिहर्सल करना थी, उसमें 2 गाड़ियां कैदियों को ले जाने वाली भी शामिल कर दी गई। ये काफ़िला जब पुलिस लाइन से होता हुआ माल रोड पर से ज़मान पार्क के आगे से गुज़रा तो वहाँ बैठे हुए लोगों ने यही समझा कि ये इमरान खान को गिरफ़्तार करने की तैयारी है। हालांकि वो काफ़िला आगे बढ़ गया, वो रुका नहीं था। आप वीडियो देख सकते हैं कि काफ़िला ज़मान पार्क के आगे बिल्कुल नहीं रुका, वो मुसलसल चलता गया और आगे निकल गया। लेकिन जब इमरान खान को पता चला कि ये पुलिस का काफ़िला आ गया तो उस पर जो बीती बस उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी बुज़दिली ने रात पीटीआई वालों के दिलों पर भी अपना झंडा गाड़ दिया कि हमारा खान कैसा बहादुर आदमी है। इसने फ़ौरन ही SOS कॉल किया और कारकुनों से कहा कि फ़ौरन ज़मान पार्क पहुँचो। उस वक्त ज़मान पार्क में तकरीबन 40 से 50 लोग मौजूद थे। ये कॉल सुनते ही इर्द गिर्द के इलाकों से पार्टी कारकुन पहुंचना शुरू हो गए और थोड़ी देर के बाद तकरीबन 150 का मजमा हो गया। 150 का मजमा, 200 तो नहीं थे, 150 के करीब पहले 200 मान लें, 150 मान लें। ये जितने भी आदमी थे, कारकुन थे, ये अलर्ट खड़े हो गए और कैंपों के अंदर फिर इन्होंने तराने बजाने शुरू कर दिए, नाचना गाना शुरू कर दिया, डंडे लहराने शुरू कर दिए कि हम हमारी लाशों पर से ये पुलिस जाएगी और गिरफ्तार करेगी खान को। हालांकि पुलिस उस वक्त वहाँ सामने मौजूद ही नहीं थी। इस दौरान जो लतीफ़े होते रहे उनमें एक लतीफ़ा ये था कि 15-20 कारकुन कहीं वो ज़मान पार्क के अंदर से बाहर सड़क पर आ गए। किसी ने नारा लगा दिया कि पुलिस आ गई। जो जनाब इनकी फिर दौड़ लगी है, ये आगे को दौड़े, मसलसल दौड़ते गए और किसी ने फिर नारा लगा दिया कि आगे भी पुलिस है। वहाँ से वापस पलटे और ये देखे बगैर कि दूर दूर तक कोई पुलिस की गाड़ी नहीं है, लेकिन इन्हें ख्यालों में नज़र आ रही थी कि पुलिस मौजूद है, तो ये सड़क के एक तरफ पहलू में घुसकर इन्होंने भागने की कोशिश की। फिर काफ़ी वक्त के बाद इन्हें पता चला कि ना आगे पुलिस है, ना पीछे पुलिस है, ना दाएं पुलिस है, पुलिस तो है ही नहीं। खुद बेवकूफ़ बने और एक ख्याली नारे पर इन्होंने दौड़ लगा दी। तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं, खड़े होकर आराम से कैमरे के सामने जब आते हैं तो कहते हैं कि पुलिस हमारी लाशों पर से ही गुजर कर खान तक पहुँचेगी। नाज़रीन, इस दौरान खान की तरफ से मुसलसल कॉलें की जाती रही। पहली कॉल के बाद जब 150 आदमी आए, कुल नफरी 150 की होगी, तो ज़ाहिर ये भी कम थे। इसने फिर दूसरी कॉल दी, फिर तीसरी कॉल दी, फिर चौथी कॉल दी, जो सुबह तक 4 कॉलें कारकुनों को घरों में दी गई सोशल मीडिया के ज़रिए। और जो मुख्तलिफ़ कायदीन हैं मुख्तलिफ़ इलाकों के, मुख्तलिफ़ महलों के, उनको फ़ोन पर रब्ता करके भी बताया गया, लेकिन कारकुनों की तादाद फिर 150-200 के दरमियान ही रही, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ी। इस दौरान खान मुसलसल कांपता रहा। उसको बताया गया कि पुलिस चली गई है, पुलिस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। वो पता नहीं क्या चक्कर था, क्या नहीं था, उसके बारे में अंदाज़े कुछ लोग लगा रहे हैं, वो अंदाज़े भी आपके सामने हैं, वो भी अर्ज़ करता हूँ। लेकिन खान जो था वो सुबह 10 बजे तक, हालांकि 10 बजे तक वो बिल्कुल मतला साफ़ हो गया था। हाँ, 10 बजे के बाद पुलिस ने वहाँ कुछ सड़कों पर वो रुकावटें ज़रूर लगाई, जो बैरियर होते हैं लगाने वाले, वो ट्रैफिक का कोई मसला था या जो भी था। इमरान खान उसके बाद मज़ीद डर गया कि ये रात का ऑपरेशन तो वो चलिए नहीं हुआ, लेकिन अब ये मुझे दिन के वक्त गिरफ़्तार करेंगे। तो 11-12 बजे तक खान की जो हालत थी वो बहुत नाजुक और यानी तशवीशनाक कह लें कि ऐसा लगता था कि कहीं ये खौफ से कहीं इसका हार्ट अटैक ही ना हो जाए और ये मर ही ना जाए। PTI के लीडरों को परेशानी हो गई कि ये खान तो गया हाथ से, और लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है वो खान पर कोई दिल का दौरा वगैरह नहीं पड़ा, बच गया। और ये सारा ड्रामा चलता है। अब अंदाज़े क्या है? अंदाज़े ये हैं
کہ نہیں یہ फ्लैग मार्च ही था, लेकिन वो हुकूमत पंजाब ने कुछ शरारत करके उनको ऑर्डर कर दिया पुलिस को कि इस मार्च में 2 प्रिजनर वैन्स भी लगा दो। सारा मसला जो था वहीं से शुरू हुआ और वहीं से परेशानी हुई। एक अंदाज़ा ये है कि नहीं, ये फ्लैग मार्च नहीं था। फ्लैग मार्च के नाम पर ये असल में एक PTI को डराने के लिए एक शरारत की थी पंजाब हुकूमत ने। और तीसरा अंदाज़ा ये है कि नहीं, ये डराने की साजिश भी नहीं थी, ये एक रिहर्सल थी कि क्या होता है। अच्छा, अब तीनों थ्योरियों में से आपका दिल जिसे मानने को करे उसे मान लीजिए, लेकिन जो नेट रिज़ल्ट निकला वो ये है कि हुकूमत को पता चल गया, इदारों को भी पता चल गया और पुलिस को भी पता चल गया और ख़ुद PTI के कारकुनों को भी पता चल गया कि मैक्सिमम हालात अगर तशवीशनाक हों PTI के लिए कि इमरान खान की गिरफ़्तारी यकीनी हो गई है, क्योंकि रात यही लग रहा था PTI वालों को कि खान आज नहीं बचेगा। इनके तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सरगर्म हो गए थे कि खान को किसी वक्त भी पकड़ा जा सकता है, तो इनको यकीन दिला दिया गया था कि खान पकड़ा जाने वाला है। इसके बावजूद ज़मान पार्क के बाहर 150-200 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सके। तो ये हुकूमत को ये एक बात जानने की ज़रूरत थी कि कितने लोग मैक्सिमम आ सकते हैं सड़कों पर उस रात, जिस रात इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाना है। तो वो उन्हें पता चल गया है कि मौसूफ़ इन शेरों की जो लाशें बिछाने की बात करते हैं और जानें कुर्बान करने की बात करते हैं, इनकी जो पसली है वो सिर्फ इतनी है कि ये मैक्सिमम अलर्ट के वक्त भी 200 से ज़्यादा की तादाद में इकट्ठे नहीं हो सकते। और हाँ, बाद में अगर ये 200 से तादाद बढ़कर 500 भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और ये हम माजी में भी मुजाहरे देख चुके हैं। खान ने कितनी दर्दनाक अपीलें की थी, वो जो लॉन्ग मार्च करना था इसने 25 मई को, तो उस सारी अपीलों के बावजूद पूरे लाहौर की जो उनकी पार्टी थी, इसकी पूरी क़यादत ने एक एक मोहल्ले में जाकर लोगों को घरों से निकाला और आज़ादी चौक पर जो लोग जमा हुए वो 100-150 से ज़्यादा नहीं थे। और लाहौर से जो काफ़िला चला वो तो उसका तो पता ही नहीं चला वो गया कहाँ। सो आई है कि चंद 12-14 कायदीन और 15-20 गाड़ियाँ, 15-20 अफराद, और बस ये था इनका टोटल लाहौर से शोर शराबा। और उन्हीं 100-150 अफराद ने जो पत्थराव वगैरह किया और जिस तरह भागे और फिर पुलिस वालों ने 2-4 की पिटाई भी की, उसका इमरान खान अभी तक ये कहता है कि उस रोज़ लाहौर पुलिस ने चंगेज़ खान और हिलाकू खां की याद ताज़ा कर दी, बल्कि उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना जुल्म किया गया कि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना जुल्म नहीं देखा। हालांकि वो उसकी वीडियो, सारी की सारी वीडियो नेट पर मौजूद है। कोई भी शख्स चाहे तो उस तारीख़ को लाहौर में क्या हुआ वो देख सकता है कि किसी भी जगह 50 से ज़्यादा का मजमा नहीं था। ये आज़ादी पार्क की चौक की बात कर रहा हूँ। यानी 2-3 जगह झमघटे थे। पुलिस एक तरफ बढ़ती थी तो वो उधर भाग जाते थे, वो उधर बढ़ती थी तो इधर भाग जाते थे। यास्मीन राशिद की गाड़ी पर को रोकने की कोशिश की गई, इस तरह के मसले हुए। तो वहाँ 2-3 झमकटे थे, किसी में 40 थे, किसी में 15-20 थे, किसी में 50 थे, इससे ज़्यादा की तादाद नहीं थी। तो अब हुकूमत को जो चीज़ है नुक्ते की वो ये है कि हुकूमत को अब ये 100% क्लैरिटी हो गई है कि जिस रात इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाना है और वो गिरफ़्तार तो उसने होना है, तो उस रात यानी कितनी स्ट्रेंथ PTI सड़कों पर ला सकती है उसकी पूरी कैलकुलेशन अब ना सिर्फ हुकूमत के बल्कि अवाम के सामने भी आ गई है। बाकी ये तो जो बातें कर रहे हैं कि पुलिस तो आई थी गिरफ़्तार करने के लिए लेकिन हमने भगा दिया, कहाँ भगा दिया? ना कोई लाठी चली, ना कोई पत्थर चला, तो भगा कैसे दिया? ये एक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन PTI वालों को ये बात कहाँ समझ में आती? वो यही कहे जा रहे हैं कि हमने लाहौर पुलिस को भगा दिया। हालांकि पुलिस के भागने का जो तस्वर है वो ज़ाहिर है, वो जो सिनेरियो बनता है वो यही होता है कि कारकुन मुज़ाहमत करते हैं, पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश करती है, कारकुन पथराव करते हैं, तो उस पथराव के नतीजे में अगर पुलिस की नफरी कम हो तो वो भाग जाती है, या वो अगर हालात को ज़्यादा तेज़ नहीं करना चाहते तो तब भी वो भाग जाती है। लेकिन उसके भागने के लिए कोई एक वाक़या तो होता है ना। चाहे एक ही पत्थर मारकर कह दो कि हमने पुलिस को भगा दिया, लेकिन यहाँ ज़मान पार्क में तो पत्थर चलने का सवाल ही इसलिए पैदा नहीं होता कि जब वो फ्लैग मार्च गुजर गया तो वर्कर उसके गुजरने के बाद सड़क पर आए। जितने भी थे, 100 थे, 150 थे, 200 थे, वो पुलिस काफ़िले के गुजरने के बाद सड़कों पर आए। जब पुलिस काफ़िला गुजर रहा था तो उस वक्त 15-20 से ज़्यादा कारकुन उनके साथ नहीं थे और वो साथ साथ चल रहे थे, नारे भी लगा रहे थे, और नारे लगाने के बाद वो पुलिस का काफ़िला जो तो चलता रहा। अच्छा, इस दौरान और क्या होता रहा? इस दौरान ये था कि ट्विटर पर उनकी जो स्पेस
اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ایک خاتون رو رہی تھی کہ یہ قوم کہاں مر گئی ہے، قوم کب نکلے گی، اتنا بڑا ہیرا عمران خان، اس کو پولیس پکڑ کر لے جائے گی، پھر نکلے گی باہر۔ کوئی دوسرا کہہ رہا تھا کہ یہ قوم بغیرت ہے، کوئی تیسرا کہہ رہا تھا کہ اگر یہ سڑکوں پر نہیں نکلنا تو پھر یہ ریڈ لائن کے نعرے لگانا بند کر دو۔ یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے نکلنا ہی نہیں ہے تو پھر عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے والا نعرہ کیوں لگاتے ہو۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے لاہور کے سی سی پی او غلام محمد ڈوگر کا تبادلہ ختم کر دیا ہے اور اسے اپنی پوزیشن پر بحال کر دیا۔ ایک دن پہلے پرویز الہی کی وہ آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہا ہے اپنے وکیل کو کہ یہ کیس جو ہے تم نے مظاہر علی نقوی کی عدالت میں لگوانا ہے، وہ آدمی دبنگ ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کے پاس لگوانا ہے، اور پھر اسی کے پاس کیس لگا۔ یہ جو 3 رکنی بینچ بحال ہوا، جسٹس منیب اختر اور مظاہر نقوی اور یہ اعجاز الحسن، ان تینوں پر مشتمل تھا۔ وہی تاریخی چہرے جو ہر سیاسی کیس میں موجود ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ چوتھے خود چیف جسٹس ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ کسی سیاسی کیس میں، جن کی تعداد 50 ہے، اب تو 52-53 ہو گئی ہے، تو جو ماضی کے 50 کیس تھے موجودہ 3 کیسز سے پہلے، ان میں سے 47 فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں آئے، اور 3 فیصلے ایسے تھے کہ جو نہ حق میں تھے یا نہ خلاف تھے، یا وہ گول مول سے فیصلے تھے۔ 50 میں سے 47 فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں کیے گئے، مسلم لیگ یا پی ڈی ایم کے خلاف کیے گئے، اور ان سارے کیسز کی سماعت جو تھی انہیں مخصوص 4 ناموں میں سے 3 نام 4 نام یہ انہوں نے کی۔ اس کے علاوہ کسی اور جج کو سیاسی کیس کی سماعت کے دوران کسی اور جج کو یہ آنے کا موقع نہیں دیتے۔ تو یہ کیس تو تھا، بہرحال وہ کہ پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ نقوی صاحب کے سامنے لگاؤ، اور نقوی صاحب اس بینچ میں پہلے شامل نہیں تھے، وہ شامل ہو گئے۔ اسے کیا بات سچ ثابت ہوئی؟ آپ کے سامنے ہے کہ کیا بات سچ ثابت ہوئی، اور پرویز الہی کامیاب بھی ہو گئے۔ اور یہ بات بڑی دلچسپی کی حامل ہے کہ ایک سی سی پی او کے تبادلے کے لیے سپریم کورٹ اتنا متحرک اور اتنا مستعد ہوا۔ لیکن اس میں دلچسپی کی بات، انوکھی بات یہ ہے کہ یہ کیس تو تھا ایک پولیس افسر کی بحالی وغیرہ کا، لیکن اس میں 90 دن کی تکرار ہم نے بار بار سنی۔ آج کی سماعت میں بھی جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے، 90 دن پورے ہونے ہیں، تو الیکشن کمیشنر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یعنی وہ کیس تبادلے کا ہے، لیکن وہ اس میں الیکشن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال اس الیکشن کا جو مسئلہ ہے وہ پنجاب میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کے مسئلے کے لیے انہوں نے وہ سماعت خود روک دی ہے، اور یہ چیف جسٹس کو معاملہ ریفر کر دیا کہ وہ بڑا بینچ بنائیں اور اس کی سماعت وہ دیکھیے کب بڑا بینچ بناتے ہیں۔ تو اس میں الیکشن کمشنر کو آج دوسرے روز بھی بلایا گیا تھا، لیکن وہ نہیں آئے۔ ان کی ٹیم نے الیکشن کمشنر کو واضح کیا ہے کہ آئین کے تحت آپ سپریم کورٹ جانے کے پابند ہے ہی نہیں، اور نہ ہی آپ کو ڈکٹیشن دی جا سکتی ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ پرویز الہی اور ان لوگوں کے لیے، پرویز الہی وہ کیا نام ہے اس کا، افضل صاحب وغیرہ کے لیے مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ 90 دن کا الیکشن کیسے لیں، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کو آپ نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے کہ وہ تاریخ دیں، اور چیف الیکشن کمشنر نے کل کی سماعت میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں تاریخ نہیں دوں گا، بلکہ ساری سماعت آپ سن لیں، ریمارک سن لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے چیف الیکشن کمشنر سے کچھ ذاتی دشمنی نکالی جا رہی ہے، اور بھی کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ان کو بے عزت کرنے کی جتنی کوشش کی گئی وہ الٹی پڑی۔ کیسے؟ مثلا ایک جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا اختیار ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ تبادلہ کی اجازت دی یا تبادلہ کیا، تو وہ الیکشن کمیشنر صاحب نے آئین کی دفعہ نکال کر دکھا دی۔ اب وہ جج صاحب ہو گئے لاجواب، کیونکہ یعنی اس میں خفت ان کی تھی جج صاحب کی کہ اس شک کا کیا جج صاحب کو پتہ نہیں تھا؟ الیکشن کمشنر صاحب جو عدالت سے متعلق بھی نہیں ہے، ان کو اس آئینی شک کا پتہ ہے، اور جج صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کافی خفت والی بات تھی، تو یہ خفت انہوں نے یہ نکالی، لیکن اس خفت نکالنے کا جو فکرہ تھا وہ ان کے خلاف چلا گیا، ریکارڈ پر آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ہم تمہیں کسی اور کیس میں دیکھ لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقصد تمہیں سبق سکھانا ہے، اور ہم تمہیں سبق کسی اور کیس میں سکھا دیں گے۔ تو آج کی جو سماعت ہوئی اس میں جسٹس منیب اختر صاحب نے کہ ایسا فکرہ کہا جس نے پورے ملک میں لوگوں کو چونکا دیا، حیران کر دیا کہ کیا کوئی جج صاحب اس طرح کا فکرہ بھی کہہ سکتا ہے۔ انہوں نے الیکشن کمشنر تو موجود نہیں تھے، ان کے سیکریٹری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ اتنی جلدی تبادلہ کیسے کر دیا؟ وہ مسٹر ایکس کو کہہ سکتے تھے کہ ابھی صبر کریں۔ اچھا، اب مسٹر ایکس کیا چکر ہے؟ یہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کے لیے عمران خان کا دیا ہوا لقب ہے، جو خاصی
सियासी हलकों में, अवामी हलकों में खासा मशहूर हुआ है। सबको पता है कि इमरान खान मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की बातें करते रहे हैं। अब वही बात इमरान खान कर रहे हैं, वही बात दौरान समाअत जज साहब की तरफ से सुनने में आ रही है। तो उसका क्या नतीजा, इसका क्या माने निकलता है, लोगों ने ये माने समझ लिए है, लेकिन ये बातें खिलाफ जाएंगी। और तारीख़ में पहली मरतबा हमने देखा, आप खुद जज कर सकते हैं कि पाकिस्तानी अदलिया कभी भी इतनी मुतनाज़ा नहीं रही थी जितनी मुतनाज़ा हो गई है। और अब जब कि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि वो भी डट जाएगी, तो इसमें शिकस्त किसकी होगी, इस पर मज़ीद तबसरा करने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल हुकूमत ने कई फ़ैसले किए हैं। एक तो ये है कि उन्होंने चीफ जस्टिस से कह दिया है, अपील कर दी है वज़ीर दाखिला ने कि ये जस्टिस मुज़ाहर नकवी और परवेज़ लाई वाले मामले की तहकीकात कराई जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी मुतालबा किया है। इसके अलावा एक बड़ी ख़बर ये है कि हुकूमत ने वो दंदान साज के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया है कि इन्होंने कौमी असम्बली तोड़कर इमरान खान के मशवरे पर आइन शिकनी की। और इस रेफरेंस में जो शरीक मुलज़म हैं वो इमरान खान और वो कासिम सूरी, वो जो बलूचिस्तान का वो जो तेलंगा है, उसके तीनों के ख़िलाफ़ डिप्टी स्पीकर जो था, तीनों के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर होगा। और ये रेफरेंस से इतलात ये है कि बहुत जल्द दायर किया जाएगा। अब ज़ाहिर है इस पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक ख़बर ये भी है कि हुकूमत मुज़ाहर नकवी और इनके ख़िलाफ़ एक जुडिशल रेफरेंस भी दायर करने वाली है जुडिशल कमीशन में। और जुडिशल कमीशन में आपके इल्म में होना चाहिए कि ये 3 रुकनी हम ख्याल जो है इनके ये यही नहीं होंगे, और भी कुछ होंगे, और वहाँ मेजॉरिटी इनकी नहीं होगी। तो अगर ये मामला जुडिशल कमीशन पर जाता है तो नकवी साहब के लिए गोया कि बहुत ही गर्म दिन आ गए हैं। तो नाज़रीन, ये है अब तक की सियासी सूरत हाल। और इमरान खान की गिरफ़्तारी से पहले परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी होनी है, और वो अफजल शाही जो बकौल शख्से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ख़ुद को मुतारफ़ कराता था और फ़ैसले करता था और करवाता था, और जो वो लोगों से कमिट करता था कि ये फ़ैसला इस तरह होगा, फ़ैसला फिर उसी तरह आता था, उसकी भी शामत आने वाली है। उसने 50 करोड़ की करप्शन की है, और वो फ्रंट मैन था मोनस इलाही परवेज़ इलाही का। तो ये अब देखिए हालात जो हैं बड़े दिलचस्प होने वाले इमरान खान की। तो इमरान खान के साथ जो कुछ होना है वो तो खैर लिखा जा चुका है, लेकिन इसके अलावा अब बहुत सारे जो लोग थे सहूलतकार शरीके जुर्म, वो सारे भी बारी बारी पकड़ में आने वाले हैं। तो नाज़रीन, आखिर में एक छोटी सी दिलचस्प बात सुन लीजिए कि अली जैदी वज़ीर जो था समुद्री अमूर का, इसने अरबों रुपए की करप्शन की। सुना तो ये जाता है कि इसने 60-70 अरब रुपए के असासे बनाए, जबकि वज़ीर बनने से पहले इसके पास साइकिल को पंक्चर लगवाने के पैसे भी नहीं होते थे। खैर वो करप्शन वाला केस, हालांकि उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि इसने जो करप्शन की है उसमें कितनी निचली सतह पर गिरकर करप्शन की है। करप्शन तो उसने दसियों अरब की है, तकरीबन 1 खरब रुपए की रकम बताई जाती है। लेकिन उसे छोड़िए, इसके 1 महीने की सब्ज़ी का बिल भी हुकूमत अदा करती थी, और 1 महीने की सब्ज़ी इसकी कितनी आती थी, 90,000, 95,000, 1 लाख रुपए तक की सब्ज़ी ये हर महीने ख़रीदता था। आपके ख्याल में कि इनके घर में गोश्त नहीं पकता होगा, बहुत मरतबा गोश्त पकता होगा, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए महीने के 30 दिन इन्होंने सब्ज़ी ही खाई है। कभी गोभी खाई है, कभी बैंगन खाए हैं, कभी कद्दू खाए हैं, कभी भिंडी खाई है। तो 1 महीने में 90,000 रुपये की सब्ज़ी इन्होंने खा ली। अब ये मसला ये नहीं है, मसला ये है कि कमीनगी इतनी है कि सब्ज़ी की मद में भी इसने कहा कि इसमें भी 90,000 का ठोक दो। हालांकि सब्ज़ी मेरे ख्याल में इसने कभी मंगवाई ही नहीं होगी, इनके घर में गोश्त ही आता होगा। तो लेकिन कमीनगी की इसमें कितनी लिमिट है भाई, इसमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा की लिमिट नहीं है। तो चनाचे अगर सब्ज़ी की मद में 5 लाख रुपए की लिमिट होती तो अली ज़ैदी का बिल 5 लाख बनना था, लेकिन बिल की कैपेसिटी इतनी थी, गुंजाइश इतनी थी, चुनाचे वो 90,000 रुपये की सब्ज़ी भी इसने नहीं छोड़ी। और ये सिर्फ अली ज़ैदी का मसला नहीं है, ये PTI का हर आदमी इसी दर्जे का करप्ट है और इसी तरह की कमीनी और सिफला सोच रखता है, गिरी हुई सोच रखता है। आपको इमरान खान के बारे में याद होगा कि सिर्फ खरबों रुपये इमरान खान ने चोरी किए सरकारी ख़जाने से, कर्ज़ों की शक्ल में खरबों रुपये का डाका मारा इमरान खान ने। लेकिन जब ये वजारत उज़्मा से हटा, इसको निकाला गया या निकला, तो जहाँ दूसरी चीज़ें सरकार 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ भी ये साथ ले गया और बहुत कुछ ले गया, वहाँ इसने 2.5 लाख रुपए का मिनरल वाटर भी उठा लिया।
मिनरल वाटर की कितनी बोतलें हुई 2.5 लाख रुपए में, जितनी बोतलें पड़ी हुई थी उनकी मालियत 2.5 लाख थी। वो सारी बोतलें मिनरल वाटर की भी उठाकर घर ले गया। इसने गोया कि तोशा खाना तो छोड़िए, इसने वज़ीर आज़म हाउस का भी जाते जाते सफाया कर दिया इस कमीनी सतह के चोर ने। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।